नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं फिर से लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नया अध्याय जो कि NCERT क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 16 है। असल में है आज अंतिम चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का। चैप्टर 15वां हमने अपने इस YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को देखिए तो और मज़ा आएगा आप लोगों को। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 16 के बारे में, जो कि है कचरा संग्रहण और निपटारा। कचरा, आज हम बात करेंगे कचरा के बारे में, यानी कि डस्ट जो हमारे घरों से निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि उसका हम संग्रहण किस प्रकार से करें, यानी कि किस प्रकार से कचरा को संभाल कर रखना भी एक कला है। केवल ये नहीं होना चाहिए कि कचरा निकल रहा है तो कचरा निकल गया और कचरे को हम किसी भी तरह से इधर उधर फैला दे रहे हैं अपने घरों में, या फिर अव्यवस्थित ढंग से कचरे को यदि हम रखते हैं तो उससे बहुत सारी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इस वीडियो में हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे अपने इस क्लास में। तो उसका संग्रहण किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से उसका निपटारा करना है ताकि कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो। देखिए, कचरा निकल रहा है तो पर्यावरण प्रदूषण होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें दिक्कत करती हैं, क्योंकि कचरे के रूप में हम लोग बहुत सारे ऐसे पदार्थों का भी अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। पर्यावरण के लिए भी है और जो आवारा पशु घूमते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो। तो इस चैप्टर में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में जो मुख्य हेडिंग्स इसमें दी गई हैं NCERT की किताब में, उसमें मुख्य रूप से कचरे का निपटारे के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से सामान्य रूप से हमारे घरों में कचरे का निपटारा होता है, और ख़ासकर ऐसे स्थान का जो शहर में है, यानी कि शहरों में या फिर नगरों में जो है किस प्रकार से कचरे का निपटारा किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बात करेंगे, इसे कैसे बनाते हैं या किस प्रकार से काम करता है ये, और सोचिए और फिर फेंकिए जैसी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप, और कागज़ का पुनः चक्रण, इन सभी चीज़ों पे, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कचरे का निपटान किस प्रकार से किया जाता है। यदि आप शहरों में रहते हैं, शहर यानी कि किसी नगर निगम के क्षेत्र में, तो वहाँ पे व्यवस्था दूसरी होती है कचड़ों की, यानी कि कचरे के निपटाने की व्यवस्था वहाँ पे दूसरी मिलती है। गांव में सामान्य रूप से लोग कहीं भी कचड़े फेंक देते हैं, या फिर वो यदि वो बाल्टियों में रखते भी हैं तो गांव में अक्सर देखा जाता है कि कोई ऐसा स्थान होता है, कोई सार्वजनिक स्थान, ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता है जो पूरे गाँव का होता है, पूरे गाँव समुदाय का होता है। तो वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे कुछ गड्ढा है या फिर वहाँ पे थोड़ा सा ज़मीन धंसी हुई है, तो वहाँ पे सामान्य रूप से अपने लोग कचड़े को ले जाकर फेंकते हैं वहाँ पे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग अपने ज़मीन में ही कहीं इधर उधर बना लेते थे जगह, वहीं पे उसको फेंक देते थे। लेकिन आजकल इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, गाँव में व्यवस्थाएँ देखने को मिल रही हैं। गाँव में भी सरकार कूड़ेदान बाँट रही है लोगों को कि कूड़ेदान में ही लोग अपना सामान रखें, और कुछ स्थान पर तो जो ये सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी आते हैं और अपने गाड़ियों में उस कचड़ों को भर कर ले जाना शुरू कर दिए हैं। गांव में भी स्थिति सुधर रही है। लेकिन शहरों की मैं बात करूं तो शहरों में आप लोगों ने देखा होगा कि नगर निगम की गाड़ियां आती हैं, या फिर प्राइवेट लोग भी इस तरह के काम करते हैं। वो अपने छोटे छोटे गाड़ियों से आते हैं या फिर अपने ठेलों पर आते हैं और घरों के कचड़ों को इकट्ठा करके लेके जाते हैं। तो आप लोग क्या पता है कि कहाँ वो लेके जाते हैं, आखिर वो कचरा आखिर जाता कहाँ है? तो असल में शहरों के बाद, यानी कि जब शहर ख़त्म होता है, शहरों के बीच में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें या फिर भराव क्षेत्र या फिर कंपोस्ट क्षेत्र ऐसे स्थानों पे बनाया जाता है जो थोड़ा सा शहरों से दूर हो, जहाँ पे मतलब रेजिडेंसी बहुत अधिक ना हो, लोग वहाँ पे ज़्यादा न रहते हों। तो गाड़ियों में, बड़े बड़े गाड़ियों में जो कूड़ेदानों की गाड़ियाँ होती हैं वो सब ले जाते हैं यहाँ पर। जो भराव क्षेत्र होता है शहर में, एक भराव क्षेत्र होता है जो कुछ गड्ढा नुमा होता है, मतलब वहाँ पे जो ज़मीन होती है वो थोड़ा सा नीचे रहती है। उस भराव क्षेत्र में ले जाके उस सभी कचड़े को डंप कर दिया जाता है, यानी कि गिरा दिया जाता है। और इस तरह की सरकार ने व्यवस्था भी बनाया है कि जहाँ भराव क्षेत्र होगा, यानी कि जहाँ पे आपके कचड़े को फेंका जा रहा है आपके घरों के, उसी के बगल में एक कंपोस्ट क्षेत्र भी होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो भराव क्षेत्र में जो कचड़े फेंके जाते हैं
तो यहाँ पे ऐसे कचड़ों को अलग कर लिया जाता है जो मुख्य रूप से जैसे देखा जाए कि आप लोग के घर में सब्जियों के छिलके या फिर फलों के छिलके होते हैं, या फिर कागज़ हो गए, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो गल सकती है, मतलब सड़ सकती है, गल सकती है, ऐसे चीज़ों को अलग करके यह कंपोस्ट क्षेत्र में ले जाकर यहाँ पे उसे दबा दिया जाता है। और भराव क्षेत्र में मुख्य रूप से ऐसे पदार्थों को रखा जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं होती हैं या फिर जिसका कंपोस्ट भी नहीं बनाया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को इस भराव क्षेत्र में भर दिया जाता है। अब भराव क्षेत्र में एक परत चढ़ाने के बाद उस पर नियम यह है कि उस पर मिट्टी बिछा दी जाए। मिट्टी बिछाने के बाद फिर से उस पर कचड़ा रखा जाए, फिर इस प्रकार का एक लेयर बनाते हुए चलना होता है। और जब ये भराव क्षेत्र जब असल में मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो सरकार के नियम हैं, यानी कि जो नियम सरकार ने बताया है कचरा निपटारा के लिए, इस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किस तरह से उस चीज़ का व्यवस्था किया जाना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि इस तरह की चीज़ें शहरों में देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि जो लोग कचड़े से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत अधिक पैसा नहीं मिलता है। वो भी मतलब इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे कि वो कचड़ों को उसमें से अलग करेंगे फिर उसे कंपोस्ट क्षेत्र में ला के रखेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप देखेंगे शहरों में अमूमन जहाँ पे कचड़े फेंके जाते हैं वहाँ पे पूरा कचड़ों का पहाड़ बन जाता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आधिकारिक घोषणा किया गया है उसमें मुख्य रूप से यही है कि भराव क्षेत्र को मिट्टी से दबाने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ पे क्या बनाया जाता है, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड बना दिया जाता है या फिर पार्क का निर्माण किया जाता है। और सामान्य रूप से इसमें यह भी नियम है कि जहाँ पे भराव क्षेत्र था कभी, मान ली भविष्य में जो भराव क्षेत्र अब जो भर चुका है और ऊपर से मिट्टी पड़ चुकी है, इसमें ये नियम है कम से कम 20 साल तक इस क्षेत्र पे किसी भी प्रकार का भवन का निर्माण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन होती है वो धीरे धीरे नीचे धंसती है, क्योंकि कचड़ा ही तो रहता है, मिट्टी तो है नहीं, या फिर कंक्रीट भी नहीं है वो, तो यहाँ पे धीरे धीरे उसमें दबाव पड़ता है जब ऊपर से, तो धीरे धीरे अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाता है। वहाँ की मिट्टी उतनी मजबूत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाता है कि कम से कम 20 साल के बाद ही कोई भवन का निर्माण ऐसे भराव क्षेत्रों में हो सकता है। अब इसके बगल में कंपोस्ट क्षेत्र बनाया जाता है, तो कंपोस्ट क्षेत्र में ऐसे पदार्थों को जो सड़ गल सकती हैं उन्हें ला के इसमें डाल दिया जाता है और यहाँ पे खाद बन जाता है। कंपोस्ट का मतलब ही होता है, आप लोग को पता होगा कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। तो इस खाद को विभिन्न स्थानों पे प्रयोग में लाया जाता है। असल में सरकार के जो कचड़े बीनने वाले या फिर कचड़े उठाने वाले जो लोग होते हैं वो सामान्य रूप से नगर निगम से जुड़े हुई संस्थाएं रहती हैं या फिर बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी काम करती हैं। और कचड़े के संदर्भ में यदि आप कभी समय निकाल कर उनके पीछे घूमें कि जो आपके घर से कचड़े ले जाते हैं वहाँ कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, या फिर कचड़ों की व्यवस्था को यदि देखने का आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं। यानी कि कोई एक सिस्टम वहाँ पे लागू हुआ नहीं नज़र आएगा कि हाँ किसी एक संस्था या फिर किसी एक व्यक्ति के हाथ में है कि वह कचड़े का किस प्रकार से निपटारा कर रहा है। हर स्तर पे विभिन्न प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि भराव क्षेत्र में आप लोगों को कुछ ऐसे प्राइवेट लोग भी मिल जाएं, यानी कि कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग जिनके पास कोई नौकरी नहीं है या फिर जिनके पास अपना मकान भी नहीं होता है। अमूमन शहरी क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी पुल के नीचे या फिर रेलवे ट्रैक के किनारे या सड़कों के किनारे इस तरह की झुग्गी झोपड़ियाँ मिल जाती हैं। तो उसमें कचड़े बीनने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो यहाँ पे पहुँचकर विभिन्न प्रकार के ऐसे कचड़ों को निकाल लेते हैं जिनका बेचकर वो कुछ पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्लास्टिक्स की बोतल्स हैं, मेटल्स की कुछ सीट्स हैं वहाँ पे, या फिर कुछ खिलौने हैं प्लास्टिक के, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिन्हें बेचा जा सकता है किसी कबाड़ी के दुकान पे ले जाकर, वो सब इन्हें अलग करके अलग कर लेते हैं और अपना लेके उसको बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका होती है कचड़े से निपटने के लिए। कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सरकार का दबाव रहता है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं, और कुछ लोगों का उसमें कुछ लाभ भी होता है क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है तो मजबूरी में इस प्रकार का काम करते हैं और इससे भी कचड़े का निपटारा कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन व्यवस्थित ढंग से कचड़े का निपटारा बहुत कम आप लोग को देखने को मिलेगा किसी भी क्षेत्र में। तो इस तरह से कचड़े का निपटारा शहरों में किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। हमने अभी बात किया कंपोस्ट, जिसका मतलब हमने जाना है कि खाद होता है,
यानी कि ऐसा खाद तैयार करना जो अपशिष्ट पदार्थों से बना है, ऐसे घरेलू अपशिष्ट पदार्थों से जो सड़ या गल सकता है, यानी कि जिसका विघटन हो सकता है, ऐसे पदार्थों को लेकर हम किसी क्षेत्र में यदि रख दें तो कुछ समय बाद दबाव के कारण या फिर उसमें जो और गर्मी होती है, दबाव और विभिन्न प्रकार के कारकों से वह कंपोस्ट के रूप में सड़ गल कर बदल जाता है, जिसका हम प्रयोग खाद की तरह कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्मी शब्द जुड़े आ रहा है। यहाँ पे कंपोस्ट तो है ही, लेकिन यहाँ पे वर्मी शब्द जुड़े आ रहा है। और वर्मी का अर्थ होता है यानी कि वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब जानते होंगे जो कीड़े मकोड़े होते हैं। वॉर्म्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े, यानी कि ऐसा खाद जो किसी कीड़े मकोड़े द्वारा बनाया गया हो, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि कीड़ों का प्रयोग करके जिस खाद को हम बनाते हैं अपने फसलों के लिए या फिर पेड़ पौधों के लिए, उसे ही वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि किस प्रकार के कीड़े का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से अर्थवॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थवॉर्म्स यानी कि जो केंचुए होते हैं, आप लोग को पता होगा कि केंचुए इस तरह के होते हैं, ऐसे बहुत सारे केंचुए होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो लाल केंचुआ होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब केंचुओं का जो इंग्लिश होता है, जो अंग्रेजी शब्द होता है, वो अर्थवॉर्म्स होता है, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया वर्मी कंपोस्टिंग, उसी के नाम पे रखा गया। अब इसको बनाने की क्या विधि है, इसमें मुख्य रूप से आप घर में भी वर्मी कंपोस्टिंग बना सकते हैं, अपने लिए खाद तैयार कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके घर का जो कचरा निकलेगा वह इधर उधर फैल कर गंदगी फैलाने से बेहतर है कि वह आपके बहुत ज़रूरी कामों में आ जाएगा। यानी कि यदि आप अपने घर पे पेड़ पौधे लगाते हैं या फिर गमलों में, यदि आपके पास बहुत बड़ी भूमि नहीं है खेती करने के लिए, तो यदि आपके घर पे कुछ गमले लगे हुए हैं या फिर पेड़ पौधे थोड़े बहुत लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से आप खाद तैयार करके फ्री में ही आप अपने घर पे खाद का निर्माण करके आप अपने पौधों में उसे डाल सकते हैं और आपके जो पौधे होंगे बहुत हरे भरे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो वर्मी कंपोस्टिंग में मुख्य रूप से हमें एक गड्ढा करना होता है ज़मीन में। आप गड्ढा भी कर सकते हैं कुछ सेंटीमीटर का, या फिर लकड़ी के किसी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप शहरों में रहते हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपके पास इतनी ज़मीन ना हो कि आप गड्ढे कर सकें, क्योंकि शहरों में अमूमन देखा जाता है कि गेट के तुरंत बाद सड़क आ जाता है, नालियाँ आ जाती हैं, सड़क आ जाते हैं, तो वहाँ पे जगह नहीं मिल पाता है। तो वहाँ पे आप किसी लकड़ी के डब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से, या फिर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप खेती करते हैं, या फिर यदि आप गाँव में निवास करते हैं तो आपके पास बड़े गड्ढे भी आप बनवा सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा वर्मी कंपोस्टिंग का निर्माण कर सकें और अपने खेतों में भी उसका प्रयोग कर सकें। तो उसमें मुख्य रूप से एक गड्ढा बनाना होता है। उस गड्ढे में सबसे पहले आप लोगों को एक जाली बिछा देनी होती है, यानी कि ऐसी जाली जिसके मतलब छेद हों, जिसके सतह पर छेद हों। और मुख्य रूप से जो मुर्गा जाली होता है, मुर्गे जाली का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास जाली नहीं है तो आप सामान्य तौर पर एक काम और कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर यदि आपके पास जाली नहीं है तो आप इसमें मुख्य रूप से बालू नहीं होती है, जो बालू, उसकी कुछ परत इसमें बिछा सकते हैं नीचे में कुछ सेंटीमीटर तक। और ऐसा करने के बाद फिर आप इसके ऊपर कुछ, हो सकता है कि कुछ सूखे घास फूस रख दें, या फिर कोई ऐसी चीज़ सूखी पत्ती रख के फिर आपके घर में जितना भी ऐसा कचरा निकलता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कचड़ों को किस प्रकार से इसमें छांटना है, कि आप इसमें किस किस प्रकार के कचड़ों का, घर से निकले हुए किस प्रकार के कचड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पे जो आपके घर से जो मुख्य रूप से जो सब्जियों या फिर फलों के जो छिलके होते हैं उन्हें आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ में आप जो मुख्य रूप से जो चाय छानने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे धोकर इसमें डाल सकते हैं। कागज़ के टुकड़े कुछ हैं जो आपके पास, उसे इसमें डाल सकते हैं। और मुख्य रूप से और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब गल जाए या सड़ जाएँ, ऐसी चीज़ों को आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आप सूखी पत्तियाँ यदि आपके पास हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी गल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों से इसका बचाव करना होगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो लाल केंचुए हैं आपके, उसको इसमें डाल दीजिए। उसे जब इसमें डाल देंगे तो होता यह है कि जो केंचुए होते हैं उनका यह खाना होता है, यानी कि जो आपके घर का अपशिष्ट पदार्थ है, जो सब्जियों के छिलके और विभिन्न तरह की जो चीज़ें जिसका अभी नाम मैंने लिया है, वो सभी इनके लिए भोजन होते हैं। तो ये जो केंचुए होते हैं इसमें घूम घूम के पूरे
वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से वो पूरा घूम घूम के उसको ग्रहण करते हैं, और उसे ग्रहण करते हैं, और फिर उनका जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है पीछे से, वो मुख्य रूप से खाद होता है, वो खाद बन के निकलता है। यानी कि इसका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, अपने खेतों में, या फिर जो फूल लगाते हैं हम, या फिर विभिन्न प्रकार के जो बागानी का काम करते हैं, इस खाद का फिर इस्तेमाल हम उसमें कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को आप लोग को नहीं डालना होगा। मान लीजिए आपके घर में कोई दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट बच गया है, तो उसका इस्तेमाल आप इसमें मत करिए। दूध से बना हुआ चीज़ें इसमें नहीं डालनी है। और मुख्य रूप से नमक हो गया, अचार हो गया, सिरका हो गया, इस तरह की चीज़ें, वेनेगर्स इसमें नहीं डालने होते हैं। और ना ही कोई मांस इसमें डालना होता है, ना ही कोई हड्डी, ना ही कोई मांस इसमें नहीं डालना होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि ऐसी चीज़ें आप डालेंगे तो इसमें एक प्रकार का रोग लगने का खतरा होता है, जो कि मुख्य रूप से एक फफूंद होते हैं जो इसमें लगने शुरू हो जाएंगे, आपके कंपोस्ट में लगने शुरू हो जाएंगे। और जो वो फफूंद होते हैं वो मुख्य रूप से जो केंचुए आपके होंगे उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और वो उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, और या हो सकता है कि वो पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं डालनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका यह जो बॉक्स है या फिर जो गड्ढा है, वो आप ऐसे जगह पर निर्माण करें जहाँ हमेशा नमी बरकरार रहती है। यानी किसी ठंडे स्थान पे जहाँ पे सूर्य की प्रकाश वहाँ पे न पहुँचती हो, ऐसी जगह पे इस चीज़ का निर्माण करें, क्योंकि इसमें हल्की फुल्की नमी होना आवश्यक है। जब आप इसे बनाएंगे तो प्रारंभिक अवस्था में से कुछ पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि यह नमी बरकरार रहे। और सामान्य रूप से देखा यह जाता है कि जब जो घर से आपके कचरा निकलता है, ऐसी चीज़ें, तो उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी रहती है। मान लीजिए जो छिलका हो गया फल का, या फिर किसी सब्जी का छिलका हो गया, तो उसमें नमी इतनी रहती है कि यह हमेशा इस नमी को बरकरार रख सके। लेकिन आप लोग को इस बात का ध्यान देना होगा कि वर्मी कंपोस्ट का जहाँ निर्माण करना है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ता हो, ताकि यह सूखे ना पूरी तरह से। और फिर आप इसके ऊपर से कुछ ढक सकते हैं किसी भी चीज़ से, कुछ घास के कुछ टुकड़ों से, या फिर किसी ऐसी चीज़ों से, या फिर सूती बोरे से आप इसे ढक सकते हैं। और कुछ दिनों बाद, मतलब लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद या 3 से 4 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि ये जो पूरा आपका खाद्य पदार्थ जो आपने बचा हुआ इसमें डाला था, वो पूरा उसका रंग बदल जाएगा। वह थोड़ा सा हल्का काला और पीलेपन का पूरा हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा अब खाद बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप इसका रख रखाव बेहतर ढंग से करते हैं, या फिर जिस विधि से मैंने बताया उस विधि से आप इसमें चीज़ों को डालते हैं, तो आपके ये जो केंचुए होंगे वो संख्या में 2 गुना या 3 गुना हो जाएंगे 2 ही 3 सप्ताह में। यानी कि इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि आप लाल केंचुओं को खरीदते हैं या फिर कहीं से भी ले के आते हैं, तो यह फिर बाद में आपको ऐसा करने के लिए इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी ही संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप चाहें तो अपने किसी मित्र को भी उसे दे सकते हैं, और वो भी अपना वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकता है अपने लिए। तो इसमें इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और यही था वर्मी कंपोस्ट। और उसके बाद जब इसका खाद का निर्माण हो जाए, जब इसका रंग पूरी तरह से बदल जाए, तो आप इसे निकाल कर धूप में सुखा सकते हैं, और इस गड्ढे को भी थोड़ा बहुत धूप लगने दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा सुखा कर फिर से इसमें कंपोस्टिंग का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और फिर जो खाद सूख गया है आपका, उसे आप अपने खेत में, या फिर आप सामान्य रूप से जो आपके गमले होते हैं, कहीं पे भी इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यह खाद कहीं किसी भी चीज़ के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्टिंग का निर्माण अपने घर पे या फिर किसी भी स्थान पे बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं कि इसमें, अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो केंचुए होते हैं, केंचुओं में दांत नहीं होता। जैसे कि मैंने अपने पुराने चैप्टर्स में भी इसके बारे में जिक्र किया है कि केंचुओं में ना तो हड्डी होता है ना दांत होता है। इसमें मुख्य रूप से जो केंचुए होते हैं उनके रख रखाव पे विशेष ध्यान आप लोग को देना होगा, क्योंकि इनके दांत नहीं होते हैं। इनके मुख में एक गिजड़ पाया जाता है, गिजड़ होते हैं छोटे छोटे। वो गिजड़ के माध्यम से इन सभी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें चबाने का या फिर उन्हें मसलने का वो काम करते हैं। तो कई बार उनके गिजड़ खराब हो जाते हैं, तो उनसे इस चीज़ को बचाने के लिए आप इसमें कभी कभी अंडे के छिलके जो होते हैं ना, सामान्य रूप से आप घर में जो अंडे का प्रयोग करते हैं, तो सामान्य रूप से आप डस्टबिन में उसके छिलके को फेंक देते हैं। तो वो छिलके का जो आप फेंक देते हैं उसका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मांस के टुकड़े या फिर हड्डियों को नहीं फेंकना है, लेकिन आप अंडे के छिलकों को इसमें फेंक सकते हैं। अंडे के छिलके हो गए या फिर जो घोंघे के सेल्स होते हैं ऊपर के,
उन सभी चीज़ों को इसमें डाला जा सकता है। उससे उनके जो गिजर्ड होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से आप केंचुए को भी अपना स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व दे सकते हैं, जिससे कि उनके जो गिजर्ड हैं वह मजबूत रहें और आपके जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको वह खाद में बदल सकें। चलिए हम बात करते हैं तीसरे हेडिंग्स की ओर चलते हैं अब हम, कि सोचिए और फिर फेंकिए। देखिए, कई बार कचरा फेंकने से पहले हम सोचते ही नहीं है कि इसका क्या प्रयोग हो सकता है, या फिर ये भी नहीं सोचते हैं कि यह किस प्रकार से हमारे पर्यावरण में जाकर घुलकर वहाँ पे उसे नुकसान पहुँचाने का काम कर सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कई बार तो ऐसा होता है कि अब तो सामान्य रूप से नगर निगम वाले भी या फिर इस तरह की शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है, इस तरह की सीख दी जा रही है लोगों को कि वो अपने कचड़ों को अलग अलग छांट कर रखें। यानी कि 2 प्रकार के कचड़े, मुख्य रूप से आजकल इसके लिए 2 तरह का डस्टबिन भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि पहले एक डस्टबिन में आप लोग सूखा कचरा डालें और दूसरे में गीला कचरा। सूखा कचरा मतलब ऐसे कचड़े जो मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि जो गल या सड़ के खाद बना सकते हैं। यानी कि आपके घर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बहुत सारे जो कचड़े निकलते हैं, उसमें से कौन से ऐसे पदार्थ होंगे जिसका खाद का निर्माण जिससे किया जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को आप लोगों को अलग डस्टबिन में रखना होगा, और ऐसे पदार्थ जिनके कोई प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि खाद बनाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उनको वो जो आप डस्टबिन में डालेंगे वह किसी अलग डस्टबिन में डालें। जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए हैं, बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, और सामान्य रूप से जो मुख्य रूप से लोहे के कोई पदार्थ हो गए हैं, या फिर प्लास्टिक के हो गए हैं, या फिर टीन या फिर एल्युमिनियम फॉइल्स हो गए हैं, ये सब आप एक अलग डस्टबिन में रखें। और ऐसे पदार्थ जिनसे आप ये सब बना सकते हैं, यानी कि सामान्य रूप से वर्मी कंपोस्ट जिससे तैयार किया जा सकता है, ऐसे पदार्थों को आप अलग डस्टबिन में डालें। तो इससे ये होगा कि अगर नगर निगम वाले भी आपका कूड़ा ले जाते हैं तो आपके कूड़े को वह 2 अलग अलग स्थानों में बांट सकते हैं। तो इनके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ें करना। और सामान्य रूप से जो ये भराव क्षेत्र होता है, भराव क्षेत्र में वो जाने के बाद आसानी से उन सभी चीज़ों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से देखा गया है कि भारत में जो कचरे का बहुत सारा हिस्सा होता है उसका पुनः चक्रण किया जाता है। यानी कि विभिन्न विधियों से उन्हें पूरा फिर से इस्तेमाल हेतु बनाया जाता है। जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें हैं, तो प्लास्टिक के कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनका पुनः निर्माण हम कर सकते हैं, यानी कि पुनः चक्रण द्वारा उन्हें फिर से कार्य हेतु लगा सकते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो एक बार यूज के बाद, ख़राब होने के बाद या फिर फट जाने के बाद उनका प्रयोग नहीं होता है, तो वह पर्यावरण में इसी तरह से इधर उधर फैले रहते हैं, जो जानवरों के लिए या फिर बहुत सारे पानी वाले जानवरों के लिए या फिर सामान्य रूप से हर जानवर या फिर इंसानों के लिए भी वह बहुत खतरनाक होते हैं। तो आप लोग को इस सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा जब आपके घर से कचरे निकलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप कम से कम कचरा इस्तेमाल, मतलब कम से कम कचरे को फेंकें। आप फेंकने से पहले सोचिए कि आखिर क्या इसका कहीं घर पे कोई उपयोग हो सकता है क्या। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब एक बार आपकी फेयर कॉपी भर जाती है तो आप लोग उसे कचड़े में फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। लेकिन आपके कॉपी में बहुत सारे ऐसे स्थान बचे रहते हैं जिस पर अभी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो ऐसे स्थानों का प्रयोग आप अपने रफ कार्य के लिए, यानी कि गणित के कुछ सवाल या फिर रीजनिंग के कुछ सवाल लगाने के लिए या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिखने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम से कम आप लोग को एक बार यदि आपका कोई कॉपी भर जाता है तो पहले पेज से दोबारा शुरू करना चाहिए उस पर कुछ ना कुछ लिखने का। वहाँ पे कहीं पे भी स्थान बचा हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वहाँ पे आप लोग प्रयास करना चाहिए कि दोबारा उसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो इसी तरह से ना फेंका जा सके। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो कागज़ है उसे बनाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में बहुत सारे पेड़ पौधों में भी उसकी कटाई करके पेड़ पौधों से ही उस कागज़ का निर्माण किया जाता है। तो यदि आप इस तरह से करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कॉपी किताब खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और सामान्य रूप से ऐसा करके आप अपना पैसा तो बचाएंगे ही, और आप लोग पर्यावरण को बचाने में भी सहायक होंगे। तो आप लोग को इस सब चीज़ों का ध्यान देना होगा थोड़ा बहुत। और यदि आपको लगता है कि जब एक बार लिखा हुआ है तो उस पर दोबारा कैसे लिखा जा सकता है, क्या पता मिल जाए, हमें समझ में आए, तो आप मुख्य रूप से होता यह है कि जब आप फेयर कॉपी बनाते हैं तो उसमें आप मुख्य रूप से ब्लैक पेन हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्लू पेन लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब दोबारा इस्तेमाल करने के लिए कॉपी उठाएं, यानी कि जब आप रफ कार्य करने के लिए उठाएं, तो
तो आप कुछ रेड पेन्स ला सकते हैं अपने लिए। रेड पेन से यदि आप लिखेंगे तो आपने क्या लिखा है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि आपने जो भी रफ वर्क किया है वो बिल्कुल अलग आप लोग को दिखाई देगा, क्योंकि वो रेड पेन से होगा। तो इस प्रकार से आप अपने कॉपियों का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन्स यदि आप खरीदते हैं तो पेन्स में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेन में रिफ़िल होता है, पेन का रिफ़िल होता है, तो ऐसे पेन का इस्तेमाल करें जिसमें रिफ़िल डाला जा सके, और आप पूरा पेन फेंकने के बजाय कुछ वो जो पेन है कम से कम 4-5 बार उसका इस्तेमाल रिफ़िल डाल कर ही कर लें। ताकि देखिए अब अभी मान लीजिए यही पेन है, अब ये जो स्केच है इसका मैं प्रयोग करता हूँ लिखने के लिए, और ये जब ख़त्म हो जाए तो यदि मैं इसे फेंक कर दोबारा ले आऊँ तो अब देखिए कि जो इसके निर्माण में जितने प्लास्टिक लगे हुए हैं ये जब पर्यावरण में जाएंगे तो कितने नुकसानदायक होंगे, क्योंकि इस तरह से ख़त्म नहीं होंगे, ये इस तरह से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये पर्यावरण के लिए भी नुकसान है, उसमें जो लागत लगा है बनाने में वो तो लगेगा ही, और सामान्य रूप से यदि आप इसे बार बार खरीदते हैं तो आपका पैसा भी बहुत अधिक खर्च होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सामान्य रूप से हम इंक का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम एक बार इसे, यदि ये खाली हो जाता है, जब ये चलना बंद कर देता है तो हम इसमें इंक डालते हैं, और इंक सस्ते मिल जाते हैं, मतलब पेन की अपेक्षा देखा जाए तो इंक जो होते हैं वो सस्ते होते हैं इसके, वो उसमें डाल के आप फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम से कम इतनी प्लास्टिक आप जो दोबारा खरीद के ले आते हैं अपने मार्केट से, अब इतनी प्लास्टिक आपने बचा लिया, यानी कि इतने निर्माण होने से आपने बचा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यह पर्यावरण में दूषित करने के लिए इधर उधर फेंक दिया जाता, यह भी आपके काम आ रहा है। तो जैसे इस प्रकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपके जो पेन्स हैं उनका भी आप इस्तेमाल रिफ़िल चेंज करके आप कर सकते हैं बहुत आराम से। तो इस तरह से आप कचरे का निपटारा अपने घर पे विभिन्न प्रकार से सोच विचार के कर सकते हैं। ये बात करते हैं हम अगले हेडिंग्स की ओर, यानी कि प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि देखिए प्लास्टिक तो आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है हमारे लिए। प्लास्टिक मतलब अमूमन देखा जाए तो हमारे घरों में लगभग 60 से 70% सामग्री जो होती हैं आजकल प्लास्टिक की ही बनी हो रही हैं। असल में जब प्लास्टिक नहीं आए थे हमारे जीवन में तो भी जीवन चलता था, लेकिन हमारा जीवन कुछ ना कुछ हद तक प्लास्टिक ने आसान बनाया है। क्योंकि यदि देख लीजिए कि यदि पहले के लोगों के पास यदि प्लास्टिक नहीं थे तो सामान्य तौर पे कुर्सी हो गए या चेयर हो गए या फिर जो भी घरों को सजाने के लिए चीज़ें होती थी या फिर किसी प्रयोग में ली जाने वाली कोई भी वस्तु होती थी वो सामान्य रूप से मेटल के बने होते थे या फिर वो लकड़ी के बनाए जाते थे। और ऐसे पदार्थ से बने हुए जो पदार्थ होते थे या फिर कोई सामग्री होती थी वो बहुत महंगी आती थी। तो आप देखेंगे किसी घर पे जाके देखेंगे किसी घर के व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीब है तो कम से कम वो अपने प्लास्टिक के स्टूल और प्लास्टिक के जो कुर्सियां हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पहले वो ऐसा नहीं कर पाता था। क्योंकि जो लकड़ी होती थी या फिर जो मेटल होते थे उनकी जो कुर्सियां आती थी, उनके जो टेबल्स आते थे वो बहुत महंगे आते थे। तो आप इस प्लास्टिक ने आपके बहुत सारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। आप अपने किचन में भी जाएंगे तो ढेर सारे डब्बे आप लोगों को मिलेंगे, प्लास्टिक के ही डब्बे मिलेंगे, जिसमें आपकी माताश्री या फिर जो भी घर में खाना बनाता है आपके, वो सामान्य रूप से उन प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल करते हैं सामानों को रखने के लिए। तो ऐसे प्लास्टिक तो कहा जा सकता है कि ऐसे प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जो हमारे लिए अभिशाप बन जा रहे हैं। यानी कि जो वन टाइम यूज के जो प्लास्टिक होते हैं हम सामान्य रूप से बाज़ारों से खरीद के ले आते हैं सामान उसमें और फिर उसे फाड़ कर फेंक देते हैं डस्टबिन में इसी प्रकार से। अब वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ अनाज को या फिर सड़े गले जो उनके घर में नहीं यूज हो पाते हैं खाने वाली चीज़ें, वो प्लास्टिक की थैली में गांठ लगा कर वो कूड़ेदान में डाल देते हैं। और फिर जब वो बाहर जाता है या फिर भराव क्षेत्र में जाता है तो ऐसे जगहों पे जो मवेशी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो खाने के साथ साथ जो उसमें भोजन रहता है उसको खाने के साथ साथ ही वो जो प्लास्टिक होता है वो भी अपने अंदर ले लेते हैं, यानी कि उनके पेट में वो चला जाता है और उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं ये ख़त्म नहीं होते, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। तो कम से कम आप जो प्लास्टिक का घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जो वन टाइम यूज के जो प्लास्टिक थे, जो प्लास्टिक बैग्स थे, ये हमें फ्री में मिलना शुरू हो गए। अब दुकानदार कोई सामान लेने जा रहे हैं तो दुकानदार हमें फ्री में ही वो सामान भर के उसमें दे देता है था। ये जो फ्री में हमें मिलना शुरू हो गया इसके लिए हम जब कुछ भी ना देने लगे ना, यही सबसे बड़ी समस्या थी। यदि ये प्लास्टिक की थैली शुरू से ही ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 रुपए का भी मिलता है ना, तो हम इसे कम से कम संभाल कर रखते हैं। हम भारतीय ऐसे ही हैं।
फ्री की चीज़ों का हम कद्र नहीं करते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि यदि उसका सही ढंग से प्रयोग ना किया जाए तो कितना भयावह हो सकता है। और आज स्थिति आप लोग के सामने है कि विभिन्न प्रकार की सरकारें जो हैं, हमारी सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, वो किस प्रकार से नियंत्रण लगाने का प्रयास कर रही हैं इस समय कि वन टाइम या सिंगल यूज की जो प्लास्टिकें हैं उसे पूरी तरह से किस प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह आजकल प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी गलती यही थी कि यदि दुकानदार शुरुआत से ही 1 या 2 रुपये में इस पतले पतले प्लास्टिकों को बेचते हैं ना, तो हम भारतीय ऐसे हैं कि हम 1-2 रुपये बचाने के लिए ये जो प्लास्टिक अपने घर ले आते हैं तो उसे हम संभाल कर रखते हैं और इस बात का कोशिश करते हैं कि वो ख़राब ना हो और फटे ना। और फिर जब दोबारा जाते हैं तो हम कहते हैं भाई साहब पैसा हमारे पास नहीं है और जो भी सामान देना है हमारी इस प्लास्टिक के थैली में ही भर के दे दीजिए। तो कम से कम आप एक प्लास्टिक यदि आप ले आते हैं तो उसका प्रयोग आप 4 बार कर सकते थे, 4 टाइम इसका प्रयोग कर सकते थे। अब इससे होता ही है कि जितनी भी प्लास्टिक की थैलियाँ आप लोग को दिखाई दे रही हैं पूरे समाज में या फिर आसपास जहाँ पे भी उड़ी हुई हैं, उनमें कितनी कमी आ जाती है। आजकल देखिए जो सामान्य रूप से जो हमारे मोहल्ले होते हैं या फिर गाँव में या फिर शहरों में, वहाँ पे जब हम प्लास्टिक यूँ ही फेंक देते हैं इधर उधर तो जाके जाम कर देती है, जो नालियाँ होती हैं उसे जाम कर देते हैं। और उससे होता यह है कि जब बरसाती पानी आता है, यानी कि जब बरसात का पानी आता है तब पूरा नाली बजा कर भर उठता है और वो आपके घरों में घुसना शुरू कर देता है, पूरे रोडों पे भर जाता है। और फिर हम सरकार को दोष देते हैं कि सरकार देखिए नाली नहीं बनवा रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, जबकि वो हमारा दायित्व है कि हम अपने नालियों को, सड़कों को या फिर कोई भी ऐसा सरकारी संसाधन है उसका हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें, किस सही ढंग से इस्तेमाल करें, इन सब का दायित्व हमारा खुद का होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। आजकल प्लास्टिक के बिना मतलब जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि यदि मेरा ये जो लिखने वाला मार्कर है, यदि ये प्लास्टिक का नहीं बना होता तो ये किसी मेटल का बनाना पड़ता या फिर किसी शीशे के पदार्थ का बनाना पड़ता है इसे, और ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता। तब ये प्लास्टिक की वजह से ये कि कम दाम में मिल जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है, लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल करने हमें आना चाहिए। यदि हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह पूरी तरह से अभिशाप बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार भी इसके बारे में प्रयास कर रही है। और फिलहाल यदि हम अपने स्तर पे चीज़ों को व्यवस्थित रखें तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा चौथा हेडिंग। और फिर 5वें की बात करें कि कागज़ का पुनः चक्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, हम सामान्य रूप से जो कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, जब हम देखते हैं कि जब कोई कबाड़ी वाला आता है तो वो अपने साथ कागज़ यदि आप उसे देते हैं तो आप कुछ पैसे के बदले में वो आपका कागज़ उठा के ले जाता है। आपके घर में आया हुआ अखबार हो गया या फिर जो आपकी जो कॉपियाँ होती हैं, फिर जो आपकी जो किताब होते हैं जो भर जाते हैं, वो सब वजन करके ले जाता है, उसके लिए कुछ पैसे देकर जाता है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि मतलब वो कागज़ कहाँ जाता है? तो जो कागज़ होता है उसका पुनः चक्रण किया जाता है। सामान्य तौर पे आप लोग 2 प्रकार की कॉपियाँ खरीदते हैं। एक कॉपी तो ऐसी होती है जो फेयर कॉपी के लिए आप लोग खरीदते हैं, सामान्य से फेयर बोला जाता है। तो उसकी जो पेजेस होती हैं वो बहुत वाइट होती हैं और बहुत साफ़ सुथरी होती हैं, तो वो थोड़ी सी महंगी आती हैं। और आप रफ़ वर्क के लिए कुछ ऐसे कागज़ खरीदते हैं जो हल्का हल्का नीले टाइप का या फिर हल्के हल्के उसमें ब्लैक टाइप्स के नज़र आते हैं, और उसमें वो जो कागज़ होता है वो बहुत लूज होता है। तो ऐसे कागज़ जो होते हैं वह कागज़ का पुनः चक्रण के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जब घर से आपके कागज़ लेके जाया जाता है, जो अखबार लेके जाया जाता है, उन्हें ये सब गला देते हैं, यानी कि एक पानी में डालकर उन कागज़ों को गला कर उसका लुगदी बना दिया जाता है। और जब वो महीन लुगदी बन जाता है तो फिर उसे मशीनों के द्वारा फैलाकर फिर कागज़ का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन इस कागज़ का जो क्वालिटी होता है उतना अधिक नहीं सही होता है। कई बार तो जब आप अपनी रफ़ की कॉपी खोलेंगे, जो आपने रफ़ के लिए ख़रीदा है, जो 10 या 15 रुपये में मिल जाते हैं, मोटी सी कॉपी होती है, उसे जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जब ध्यान से देखेंगे तो उसमें कई सारे अक्षर आपको छोटे मोटे दिखाई दे जाएंगे अखबार के। सामान्य उसमें जो अखबार के अक्षर होते हैं वो जल्दी मिटते नहीं हैं, तो लुगदी बनाने के बाद भी वो अक्षर कई बार रेड या ब्लू कलर के वो दिखाई देंगे उसमें। तो आप कभी ध्यान से देखिएगा तो वो कागज़ों का इसी प्रकार से पुनः चक्रण किया जाता है। और इस प्रकार से पुनः चक्रण के माध्यम से हम ढेर सारे जो पेड़ पौधे कटने से हम बचा लेते हैं और उसका पुनः हम प्रयोग कर लेते हैं। और ऐसे कागज़ सस्ते भी मिलते हैं जिससे कि हमारा रफ़ का कार्य भी चल जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई अखबार है या फिर कुछ कागज़ है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करना है, उस चीज़ का, उस कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना, उसका इस्तेमाल हो चुका है, तो आप सामान्य रूप से किसी बाल्टी में उस पानी भर के उस
जो कागज़ है उसे 24 घंटे के लिए यदि भिगो कर रख दें तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल पूरी तरह से गल जाएगा। फिर उसको बहुत महीन महीन बारीक उसे काट कर उस कागज़ों को फिर आप किसी स्थान पर बिछाकर बराबर बिछाकर आप अपने हिसाब से विभिन्न डिजाइन के कागज़ों का निर्माण कर सकते हैं, जो कि एक मोटे दफ्ती की तरह आपको नज़र आएगा, और फिर उससे आप बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा चैप्टर, यानी कि ये हमारा अंतिम चैप्टर था, चैप्टर 16 जो था एनसीईआरटी का, यानी कि कचरा संग्रह एवं निपटारा। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास के विषय को, यानी कि हिस्ट्री के विषय को हम शुरू करेंगे। ये हमारा अंतिम था साइंस का, साइंस के बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो अगला जो हमारा जो चैप्टर होगा वह हिस्ट्री से संबंधित एक चैप्टर होगा, जो कि पहला चैप्टर होगा एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।